नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में, जहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती हैं। आज का एपिसोड बेहद खास है आपके लिए, क्योंकि एक तरफ एक ऐसा आर्थिक सुधार जो आपकी जेब से लेकर देश की तस्वीर तक बदल सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या जनरेशन जी का अब सिर्फ पोस्ट नहीं, विपक्ष को भी पोस्ट से जवाब देगी। साथ ही एक ऐसा सियासी परिवार में ऐसी तकरार जो किसी भी पार्टी को चुनाव में डुबो सकती है। और अंत में ऐसी क्रूर खबर जो शरद पार नहीं बल्कि इंसानियत के दिल पर भी वार करती है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, लेकिन चलिए इससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुश्किल काम को कांग्रेस हाथ नहीं लगाती, ईटानगर में बोले प्रधानमंत्री मोदी। पीओके खुद कहेगा मैं भी भारत हूं, मॉस्को में बोले राजनाथ सिंह। पाक ने खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमला किया, 30 नागरिकों की मौत, महिला बच्चे शामिल। जीएसटी कटौती के बाद पीएम मोदी का अरुणाचल प्रदेश का दौरा, दुकानदारों और व्यापारियों से की मुलाकात। प्रियंका गांधी ने शुरू किया हर बूथ मजबूत अभियान, केंद्र पर साधा निशाना। 1600 करोड़ की राहत, पंजाब के साथ अन्याय, बोले राहुल गांधी। महाराजगंज पुलिस ने आई लव मोहम्मद जुलूस रोका, 64 लोगों पर मामला दर्ज। प्रयागराज में एक अज्ञात वाहन ने खड़ी एसयूवी को मारी टक्कर, 4 लोग की मौत, 3 हुए घायल। नवरात्रि के पहले दिन सोना हुआ महंगा, 1,11,000 के पार पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 466 अंक टूटा, निफ्टी 25,300 के नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। नवरात्रि की पहली शुभा और देश की आर्थिक व्यवस्था ने ओढ़ा है एक नया रूप। जी हां, आज 22 सितंबर 2025 से देश में लागू हो रहे जीएसटी के ऐतिहासिक सुधार। ये सिर्फ टैक्स दरें का बदलाव नहीं, ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2.0, एक नई सोच, नया रिवीजन और नई दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में तैयार इस बदलाव को भारत की अब तक की सबसे बड़ी क्रांति माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधित किया। उन्होंने कहा 22 सितंबर को जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा, इसका फायदा सभी वर्ग को होगा। साथ ही पीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा वही सामान खरीदें जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। पीएम ने 20 मिनट के संबोधन में जीएसटी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर जोर दिया। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाएं। केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा हो गया। सुनिए। साथियों, देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा
आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। आपको बता दें, अब तक के 4 टैक्स स्लैब को खत्म करके सिर्फ 2 सरल दरों का सिस्टम लाया गया है। 5% रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर, 18% सामान्य वस्तुओं और सेवाओं पर और 40% तंबाकू, शराब, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजों पर स्पेशल टैक्स। अब आप ये भी जान लीजिए कि जीएसटी की नई दरें लागू होने से क्या सस्ता हुआ और क्या हुआ महंगा। सबसे पहले अगर सस्ते की बात कर ले तो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, बिस्किट, स्नैक्स, जूस जैसे पैकेज फूड्स, घी, मक्खन, दूध, साइकिल, स्टेशनरी, घरेलू उपकरण और हाँ, एसी, फ्रीज, डिशवॉशर जैसी चीजें अब 7 से 8% तक सस्ती हो जाएंगी। जीवन रक्षक दवाइयां और मेडिकल डिवाइसेस की कीमतों में भी कमी होगी। क्या हुआ महंगा, आइए आपको बताते हैं। 2500 से ज्यादा कीमत वाले ब्रांडेड कपड़े, तंबाकू, शराब, पान मसाला, ऑनलाइन सट्टेबाजी, गेमिंग, हाई सीसी बाइक, प्राइवेट जेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स में भी 40% टैक्स लगेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बिल्ली हज को चली जैसा हमला बताया और कहा कि अब सरकार 2,50,000 करोड़ की बचत की बात करके पुराने जख्मों पर मल्हम लगा रही है। वहीं इससे आम आदमी पर क्या असर होगा, ये भी आइए जान लेते हैं। मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा बूस्ट, खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा, टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता और सरलता आएगी। तो अब जब भी आप बाजार जाएं, एक बार रसीद पर जीएसटी दर जरूर देखिएगा, क्योंकि अब वो सिर्फ टैक्स नहीं बल्कि बचत का हिस्सा है। ये सुधार न सिर्फ जेब को राहत देगा बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार में भी नई उड़ान देगा। नवरात्रि के इस शुभ घड़ी में ये नया जीएसटी सुधार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया सूर्योदय लेकर आया है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारत की जेन जी अब सिर्फ इंस्टाग्राम रील नहीं बनाएंगे बल्कि संविधान बचाएंगे, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है। और उन्होंने जेन जी से अपील भी कर दी है कि देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, वोट चोरों को रोको। लेकिन सवाल, जैन जी को अब कांग्रेस बचाएगी या कांग्रेस को जैन जी? राहुल गांधी राजनीति में युवाओं की हिस्सेदारी की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कुछ और है और करते कुछ और हैं। राहुल गांधी पिछले कुछ समय से युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो या न्याय यात्रा, हर जगह उन्होंने युवाओं का जिक्र किया। अब वो सोशल मीडिया पर सीधे जैन जी से बात कर रहे हैं और उन्हें संविधान बचाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। उन्होंने पोस्ट किया, देश के युवा, छात्र और जैन जी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। जाहिर है, बीते सालों में कई बार राहुल गांधी के बयानों को घुमा फिराकर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। शायद अब ये समझ चुके हैं। हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एक एक शब्द सोच समझ कर बोला। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए, कहा कि मेरे पास 100% सबूत हैं, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जैन जी की बात करें तो ये वो पीढ़ी है जो इंस्टाग्राम पर श्वेक दिखाती है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक फ्रंट लाइन में दिखाई दी। लेकिन ये भी सच है कि ये पीढ़ी परिवारवाद, बंद सिस्टम और अस्पष्ट नेतृत्व से जल्दी ऊब जाती है। जैन जी यानी आज के युवा जो टेक्नोलॉजी में तेज है, तर्क करना जानते हैं और किसी भी नेता को आंख मूंद कर फॉलो नहीं करते। उन्हें साफ बात चाहिए, काम चाहिए, सिर्फ पोस्ट और नारे नहीं।
राहुल गांधी को यह समझना होगा कि सिर्फ संविधान बचाओ कहने से काम नहीं चलेगा, उनकी पार्टी और संगठन में युवाओं को सही जगह भी देनी होगी। जाहिर है राहुल गांधी अब नई भाषा में बात कर रहे हैं, युवा, संविधान, राष्ट्रध्वज और अधिकार। यह अच्छी बात है, लेकिन क्या वो खुद भी इस नई राजनीति को अपनाने के लिए तैयार हैं, जिसकी उम्मीद जैन जी करता है। सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, युवा तब साथ आएंगे जब उन्हें लगेगा कि कांग्रेस सच में उन्हें मौका दे रही है, सिर्फ मंच पर बुलाकर सेल्फी लेने के लिए नहीं, बल्कि फैसले लेने की ताकत देने के लिए भी। तो सवाल बस इतना है कि जैन जी तैयार है, क्या कांग्रेस भी तैयार है? खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में इस बार मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं, परिवारों के भीतर का भी है, और सबसे बड़ी लड़ाई उस परिवार में छिड़ी है जिसने कभी खुद को राजनीति का राजा कहा था। सवाल अब यह है कि क्या लालू यादव के घर से निकल रही ये सियासी दरारें आरजेडी के किले को ढा देंगी, या तेजस्वी यादव वाकई अब संभाल लेंगे? बिहार में चुनावी हलचल बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले ही लालू यादव के घर के भीतर सियासी कलह का भूचाल आ गया है। कुछ वैसा ही जैसे 2016 में उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार में देखने को मिला था, जहां चाचा शिवपाल को भतीजे अखिलेश ने साइकिल से उतारकर राजनीतिक फुटपाथ पर खड़ा कर दिया था। अब बिहार में कुछ वैसा ही होता दिखाई पड़ रहा है। तेज प्रताप पार्टी से बाहर, रोहिणी आचार्य खपा और तेजस्वी यादव पूरी कमान पर काबिज। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एकल नेतृत्व आरजेडी को मजबूत करेगा या परिवार का बिखराव पार्टी का बंटाधार कर देगा? आपको बता दें, तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कुछ तस्वीरें, कुछ फैसले और फिर 6 साल की सजा। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने अलग मोर्चा बना लिया और सीधा चुनाव में उतरने की बात कही। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, उन्होंने अपने पिता को किडनी देकर मिसाल पेश की थी, अब पार्टी से बेहद नाराज हैं। उन्होंने न सिर्फ एक्स पर तेजस्वी पार्टी और पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया, बल्कि ऐसे पोस्ट शेयर की जिसमें सीधा सीधा पार्टी के अंदरूनी मामलों पर सवाल उठने लगे। वहीं तेजस्वी यादव ने सबसे भरोसेमंद सलाहकार संजय यादव को लेकर पार्टी के भीतर कई नेताओं में नाराजगी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आरजेडी की रणनीति क्या अब बिहार नहीं हरियाणा से बनेगी? संजय यादव की बढ़ती ताकत क्या परिवार को पीछे कर रही है? क्या यही वजह है कि तेज प्रताप और रोहिणी दोनों विरोध के सुर में दिख रहे हैं? जाहिर है तेजस्वी बिहार में सबसे लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन अगर खुद उनका परिवार ही एकजुट नहीं है तो जनता से एकजुटता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और अगर लालू यादव खुद इस कलह को नहीं सुलझा पाए तो फिर तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगेंगे। राजनीति में विरोधी से पहले अपनों को संभालना बहुत जरूरी होता है। अखिलेश यादव ने यह बात देर से सीखी और सपा अब तक सत्ता से दूर है। तेजस्वी के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, चुनाव की घड़ी नज़दीक है और परिवार के अंदर की दरारें गहरी होती जा रही हैं। अगर अब भी मरहम ना लगाया गया तो मिशन सत्ता से पहले ही आरजेडी की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। खैर, जाते जाते आपको एक और मुद्दे से रूबरू कराते हैं। क्या कोई देश अपनी जनता पर बम गिरा सकता है? क्या अपने ही बच्चों और महिलाओं की लाशों पर चुप रह सकता है? एक सुरक्षा नीति हो सकती है। पाकिस्तान के खैर पख्तूनख्वा में जो हुआ वो सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ एक खुला युद्ध जैसा, और वो भी अपनी ही नागरिकों के खिलाफ। आपको बता दें कि पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा के तिरहा घाटी स्थित मंत्रेदारा गांव में आधी रात के वक्त JF-17 लड़ाकू विमान से निशाना बनाया। कम से कम 8 से 6 बम इस छोटे से गांव पर गिराए गए और 30 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पूरी तरह अनजान थे कि कोई अलर्ट नहीं, कोई चेतावनी नहीं। बस अचानक रात के सन्नाटे में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी और फिर आग की लपटें उठने लगीं। इस हादसे में करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोग खुद बचाव में जुटे हैं, लेकिन टूटी सड़कें और तबाह मकान राहत कार्य में बड़ी रुकावट बन रहे हैं। इस हमले पर पाकिस्तानी सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही
सेना ने कोई सफाई दी है, जबकि ये हमला उनके ही लड़ाकू विमान के द्वारा किया गया है। वहीं इस हमले की दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे नागरिकों के खिलाफ युद्ध अपराध बताया है और हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन पाकिस्तान का रवैया बता रहा है कि उन्हें सवाल पूछना चाहिए, वो खामोश हैं, और जिनके पास जवाब है वो चुप हैं। जब सेना आतंक के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अपनी ही जनता पर हमला करे तो सवाल उठता है कि दहशतगर्द कौन है? क्या यही है पाकिस्तान का आतंकवाद के खिलाफ अभियान? क्या सरकार को अपने ही नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं? तिरहा घाटी के मलबे में सिर्फ लाशें नहीं दबी हैं, वहां दबा है पाकिस्तान का असली चेहरा, जो अपने ही नागरिकों को निशाना बनाता है और फिर खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। अब सवाल सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से है कि क्या इस बर्बरता पर भी आंखें मूंद ली जाएंगी? तो आज के खबरें अब तक में आपने देखा, देश GST 2.0 की ओर बढ़ रहा है, विपक्ष सोशल मीडिया से युवाओं को जगा रहा है और एक सियासी परिवार अंदरूनी झगड़े में उलझा है। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली खबर उस मुल्क से आई जिसे दुनिया खुद आतंकवाद से जूझती देखती है। सवाल कई हैं, जवाबों की तलाश भी जरूरी है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरें और जरूरी सवालों के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।